batch 1 is here to present a view on the topic logistics. I am going to tell you about the topics that are related with the logistics and their importance. So let's start. What is logistics? Logistics is the integral part of the supply chain management that deals with the activities that are related with the procurement of all those raw materials as well as the distribution of all those products till the customer. So लॉजिस्टिक्स मेनली होता क्या है? लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम लोग किस तरीके से अपने तरफ हासिल करें. अगर मेरा कोई बिजनेस है तो हम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स करेंगे. कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है. तो वो जो लॉजिस्टिक पार्ट है वो रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने में मदद करता है. सेकेंड, हम लोग वो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद मार्केट में सेंड करते हैं, मार्केट में भेजते हैं सेल्स के लिए. तो वो सेल्स का पार्ट भी है, वो भी लॉजिस्टिक का ही पार्ट है. लॉजिस्टिक ही हम लोग को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. तो इम्पोर्टेंस क्या है लॉजिस्टिक का? पहला, ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन. सप्लाई चेन वो सारे पॉइंट्स होते हैं जहां से एक प्रोडक्ट को होके गुजरना होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले तो फ्लिपकार्ट का टाई अप जो है वो डिफरेंट स्टोर्स के साथ है. तो जब भी हम लोग यहाँ से ऑर्डर पंच करते हैं तो हम लोग का ऑर्डर फ्लिपकार्ट के थ्रू होते हुए उन स्टोर्स के पास जाता है. वहाँ से प्रोडक्ट सप्लाई होता है उसके ई कार्ट के पास. ई कार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरिंग पार्टनर है. ई कार्ट एक कंपनी है जो कि डिलीवर करती है सारे के सारे प्रोडक्ट्स को जो भी फ्लिपकार्ट पे पंच ऑर्डर किए जाते हैं. तो वहाँ से वो जब डिलीवर होते हैं तो वो सप्लाई चेन की मदद से वहाँ से प्रोडक्ट को उठाया जाता है और फिर वो प्रोडक्ट्स जो है वो ई कार्ट डिलीवर करती हैं थ्रू डिफरेंट डेस्टिनेशंस. स्ट्रैटेजिक वेयर हाउसिंग. ई कार्ट का ही डिफरेंट प्लेसेस पे बहुत जगह वेयर हाउसिंग है. वेयर हाउसिंग जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज़ एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, आयरन बार और आयरन और स्टील. अगर उन प्रोडक्ट्स को हम स्टोर करें डिफरेंट वेयर हाउसेज में जो कि बने हुए हैं वेजिटेबल्स के लिए, तो वो सूटेबल नहीं होंगे. वाई? बिकॉज द ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो है वो आयरन के लिए सही नहीं है. तो वेयर हाउसेज जो है वो सही होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होने चाहिए. If I store an ice cream in a warehouses where the steels are being stored, that there is nothing, it's complete a waste. वो वेस्ट होगा रिसोर्सेज का. तो वेयर हाउसिंग में भी स्ट्रैटेजीज आती हैं किस तरीके से वहाँ पे सामान को रखा जाता है. अगर अभी का एग्जांपल दें तो वेयर हाउसिंग में डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरीज होते हैं ताकि वहाँ पे वो ट्रैवल कर सकें, लोड और अनलोड कर सकें. एक पूरा ट्रक ही अंदर चला जाता है एक वेयर हाउस के अंदर ताकि लोड और अनलोड कर सकें. तो स्ट्रैटेजिक वेयर हाउसिंग ये था. ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी. इंडिया अभी भी बहुत सारे मतलब कि पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल रशिया से इंडिया में इंपोर्ट होता है. तो वो एफिशिएंसी के साथ कैसे इंडिया में इंपोर्ट किया जा सकता है? दो ट्रांसपोर्ट है, या तो एयरवेज या तो वाटरवेज. क्योंकि बाय रोडवेज इंडिया में पेट्रोल लाना बहुत मुश्किल है रशिया से. तो रशिया और इंडिया में ये साइन हुआ था कि जितने भी पेट्रोल और क्रूड ऑयल है वो सी के थ्रू आएंगे, ऑयल टैंकर्स, शिप में. तो सबसे बेस्ट मीडियम क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, वो हम लोग को देखना पड़ेगा. एयर मीडियम सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है बट सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है, सबसे ज़्यादा महंगा है. रोडवेज और वाटरवेज जो है वो ज़्यादा सूटेबल हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के लिए भी. थर्ड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने अभी ऑर्डर पंच किया, एक ऑर्डर दिया फ्लिपकार्ट को, अगर वो आपके यहाँ डिलीवरी पहुँचाए 15 दिन या 20 दिन बाद, तो वुड यू सेटिस्फाइड? नहीं. क्यों? क्योंकि एक कस्टमर को अभी बहुत ज़्यादा टाइम को लेके बहुत ज़्यादा एक कस्टमर बाउंड रहता है. उनको प्रोडक्ट चाहिए विद इन द टाइम. तो कंपनी को इस तरीके से सारी चीज़ को प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ता है कि हम लोग कस्टमर तक सही प्रोडक्ट पहुंचा सके. इसी के चलते स्नैपडील बंद हुई थी. यही रीज़न था स्नैपडील के क्लोजर का. तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज कस्टमर को टाइमली सारा चीज़ चाहिए. अभी भी अगर आप लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो वो लोग कहते हैं कि फीडबैक दे दीजिएगा. क्यों? क्योंकि हम लोग जो फीडबैक देते हैं वो अदर कस्टमर उन फीडबैक को पढ़ते हैं. तो कस्टमर का सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. रिस्क मैनेजमेंट.
इफ देयर इज अ बिजनेस देयर विल बी अ रिस्क। अगर बिजनेस कर रहे हैं या कर रहे हो तो वहाँ पे रिस्क होगा ही। रिस्क कैसे ज़्यादा है लॉजिस्टिक में। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई भी एंटिक पीस है या फिर कोई स्टैचू है जिसका प्राइस मिलियंस में है, मिलियंस डॉलर्स में है, उसको हम लोग को यहाँ पटना से लेकर दिल्ली शिफ्ट करना है। हम लोग के पास टोटल 3 मीडियम है, या तो एयरवेज, वाटरवेज तो है नहीं, वाटरवेज नहीं जा सकते, या तो एयरवेज, रेलवेज या फिर रोडवेज, ये 3 मीडियम है। ठीक, तो हम लोग सबसे बेस्ट मीडियम चूज करेंगे जिसमें वो हार्म भी ना हो, जिसमें रिस्क भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर वो एंटिक पीस टूटा तो मिलियंस डॉलर का नुकसान होगा, तो हम लोग रिस्क वो देखना पड़ता है। और भी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड रिस्क भी देखना पड़ता है। या फिर अगर HDFC बैंक का एग्जांपल लें तो वो लोग एक अलग कंपनी ही हायर करते हैं अपने जितने भी कैश है उनको डिपॉजिट करने के लिए ATMs में। कैश का जितना भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि लॉजिस्टिक अगर कर रही है कोई कंपनी तो वो पेपर बैग्स ज़्यादा यूज़ करे। कोई भी कंपनी अगर लॉजिस्टिक अगर पेपर बैग्स यूज़ किए जाएंगे, लाइक V2 भी अभी पेपर बैग्स यूज़ करता है, बहुत सारा कंपनीज पेपर बैग यूज़ करता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है 100% रिसाइकलेबल। तो कस्टमर पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और सोसाइटी पे और इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है। अगर ये चीज़ नहीं हुआ, कंपनी अभी भी प्लास्टिक बैग यूज़ करे तो उसका रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो लॉजिस्टिक का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इनोवेशन इन लॉजिस्टिक अगर अभी कंपैरिजन करें अभी के लॉजिस्टिक और 2001 के लॉजिस्टिक में, तो अभी क्या होता